हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और हम कर रहे हैं एडमिन एंड फाइनेंस के मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसओ, एसएसए या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इससे पहले 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आपको हर एक डिटेल्स मिल जाती है। साथ ही आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप ये ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपका एडमिन एंड फाइनेंस का पोर्शन आता है। अपना नाम लिखेंगे, जैसे अगर आपका नाम जो है अशोक है तो आप अशोक लिखेंगे, स्पेस देके आपकी सिटी, अगर आपकी सिटी जैसे दिल्ली है तो आप दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके आपका एग्जाम, सपोज एनवीएस प्रिंसिपल है तो आप एनवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे और आप हमें शेयर कर देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8447410108 पर। इस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी आ जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तो ये नोट्स का सैंपल है। इसमें जो है 12 बुक आपकी पूरी आती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम अवेलेबल है। इसमें आपका कंप्लीट सेट कवर होता है, आपका पूरा का पूरा पेपर कवर होता है, चाहे वो आपका जनरल पेपर हो, एडमिन फाइनेंस है, आपकी साइकोलॉजी है, सारा इसमें आपका कवर रहता है। ठीक इसी तरीके से एनवीएस, यूपीएससी और एएमआरएस सभी के लिए जो है नोट्स अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे जो भी आपका एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। कोर्स के फीचर की बात करें तो हमारे कोर्स में पूरा सिलेबस आपका कवर होता है। एडमिन फाइनेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर, सब चीजें हम कवर करते हैं। आपकी टॉपिक वाइज पूरा मॉक टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। और अगर आप नोट्स लेते हैं, हार्ड कॉपी नोट्स, उसके लिए आपको अलग से प्राइस पे करना होता है। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स लेते हैं तो उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स दिया जाता है और लाइव इंटरेक्टिव क्लास होते हैं, तो डाउट सेशन आपके वहीं के वहीं कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो अगर आपका लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैच सभी जो है अवेलेबल है। केवीएस के लिए अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास हर एक के एग्जाम रिकॉर्डेड बैच हैं, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, एमआरएस। और लाइव बैच के अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा नया बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 5 मई पे, जो कि एक क्रैश कोर्स है, समर क्रैश कोर्स है हमारा ये। तो आपकी जो समर वेकेशन है उसको आप यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो ये समर कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी वो आपकी 2 साल तक वैलिड रहेगा आपका एग्जाम। फुल सिलेबस आपका इसमें कवर है, A to Z आपका सारा सिलेबस इसमें कवर होगा जनरल पेपर रिकॉर्डेड सेक्शन में। इसके अलावा हम लाइव में कवर करेंगे एडमिन एंड फाइनेंस आपका कवर करेंगे, आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसके अलावा आपका ऑफिस प्रोसीजर या मैनुअल सब जो है आपका कवर होगा। इसमें भी आपको जो है मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो होती है आपकी सीबीटी, वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी, मॉक टेस्ट सीरीज। इसके अलावा जो है आपको हार्ड कॉपी नोट्स इसमें दिए जाएंगे। और अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये डिस्काउंट है हमारे पास 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आप समर कूपन कोड यूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा इंस्टेंट 4000 तक का डिस्काउंट। तो जब भी आप ऐप पर पेमेंट करेंगे ये कूपन कोड आपको यूज करना है और इसकी पेमेंट आप जो है यहाँ पर अलग ऑप्शंस हैं सारे आपके पास, डेबिट, क्रेडिट, सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकोमोडेशन यूनिफाइड वेटिंग लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड। किस अकोमोडेशन के तहत जो है आपकी यूनिफाइड लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जानी चाहिए, किस में होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा टाइप 1 से टाइप 4 तक, सेकंड है टाइप 1 टू टाइप 6, थर्ड है आपका टाइप 1 टू टाइप 7 और फोर्थ है आपका टाइप 1 टू टाइप 8। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? किसके तहत आपका बनाया जाता है? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? ये है हमारा FRSR से, जहां पर हम सारे रूल्स पढ़ते हैं आपके, जो भी आपके जो आपका
अकोमोडेशन है, जो अलॉटमेंट आपको मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, वो सारी चीजें हम वहां पर कवर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा होगा जो हमारा दैट विल बी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 to 6 जो है हमारा, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है द रिवाइज रेट ऑफ कैश हैंडलिंग अलाउंस, जो कैश हैंडलिंग अलाउंस होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। तो रिवाइज रेट ऑफ कैश हैंडलिंग अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एवरेज मंथली कैश हैंडल्ड ओवर 5 लाख इज, अगर एवरेज कैश जो हमारा रिवाइज रेट है कैश हैंडलिंग अलाउंस का, अगर आप जो है 5 लाख से ज्यादा का कैश हैंडल करते हैं तो उसके लिए कितना है, 500, 700, 1000, 1200, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। What will be the correct answer? कैश हैंडलिंग अलाउंस आपको बताना है, अगर 5 लाख रुपए से अधिक है तो कितना होगा। तो अगर आपका जो अमाउंट है वो लेस देन और इक्वल टू 5 लाख होता है तो वहां पर हमारी अमाउंट जो है वो है 700, और अगर मोर देन 5 लाख है तो वहां पर हमारा कितना है 1000 रुपए। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोर देन 1000 पूछा गया है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा 1000 रुपीज। सो मोर देन 5 लाख के लिए हमारा कितना है 1000 रुपीज। सो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। सो लेस देन इक्वल टू 5 लाख है तो हम देते हैं 700 रुपए कैश हैंडलिंग अलाउंस के तौर पर, मोर देन 5 लाख है तो हम प्रोवाइड करते हैं 1000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, इन द टर्म ऑफ प्रोविजन अंडर एफआर, अगेन एफआर एसआर का हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारा एफआर 22 का, यानी कि ये क्वेश्चन है हमारा अंडर द पे फिक्सेशन। तो पे फिक्सेशन रूल के तहत जो आपका 22 का फर्स्ट का ए क्लोज का सेकंड पार्ट है, सॉरी फर्स्ट पार्ट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू हैव हिज और हर पे फिक्स्ड either from the date of promotion or from the date of actual next increment in the pay matrix in lower grade within what period from the date of his promotion। जब भी एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है तो एम्प्लॉय को दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अपना पे फिक्सेशन कब से करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है या तो अपनी डेट ऑफ प्रमोशन से ही करवा लो, जिस दिन भी आपका प्रमोशन हुआ है उस दिन से आप करवा सकते हैं, या फिर सेकंड क्या होता है कि जो भी आपकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट रहेगी आप वहां से करवा सकते हैं। तो एम्प्लॉय को ये ऑप्शन कितने दिनों के अंदर बताना होगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 5 मंथ, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर एम्प्लॉय को पे फिक्सेशन के तहत ऑप्शन दिया जा रहा है कि एम्प्लॉय अपना पे फिक्सेशन करवा सकता है या तो डेट ऑफ प्रमोशन से या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, ये ऑप्शन एम्प्लॉय को कितने दिन के अंदर बताना होगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 5 मंथ। यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। सो ये ऑप्शन एम्प्लॉय को बताना होता है अगर आपने पे फिक्सेशन पढ़ा है तो 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर, यानी कि 30 दिनों के अंदर आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आपका जो पे प्रमोशन के अकॉर्डिंग आप जो अपनी सैलरी चाहते हैं प्रमोशन या डेट ऑफ इंक्रीमेंट से, वो आपको कितने दिन में बतानी है, 1 मंथ में। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट शैल बी अडॉप्टेड फॉर परचेज ऑफ गुड कॉस्टिंग अबव 50,000 नॉट अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल। अगर आप कोई भी प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं और वो 50,000 से ज्यादा है लेकिन जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो ये है हमारा जीएफआर का क्वेश्चन। जीएफआर में चैप्टर 6 से हमारा ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि अगर कोई भी आइटम जो आपका जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो आपकी 50,000 से ज्यादा का आपको खरीद करनी है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एटीई। सेकंड है एलपीसी, लोकल परचेज कमेटी हमारी। थर्ड है हमारा लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी यानी कि एलटीई, और फोर्थ है हमारा सिंगल टेंडर इंक्वायरी यानी कि एसटीई। कौन सा मेथड आप यूज करेंगे अगर हमारे पास जेम पर पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। तो जब आपने चैप्टर 6 पढ़ा होगा वहां पर आपने पढ़ा होगा रूल नंबर 149 ये कहता है सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कि अगर कोई आइटम जेम पर अवेलेबल है तो वहीं से परचेज करना है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारे
पास दो स्लैब है। फर्स्ट है हमारे पास कि अगर अप टू 50,000 है तो वो हम इंडिविजुअल सर्टिफिकेट के बेसिस पर परचेज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमारा अबव 50,000 है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बनानी होती है एक कमेटी, जिसको हम कहते हैं लोकल परचेज कमेटी, शॉर्ट फॉर्म में एलपीसी हम इसको कहते हैं। ये कमेटी कौन बनाता है, ये कमेटी बनाता है एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाता है। कितने मेंबर होते हैं इस कमेटी में, इस कमेटी में होते हैं 3 मेंबर, और ये 3 मेंबर क्या करते हैं, इंडिविजुअली और ज्वाइंटली, इंडिविजुअली एंड ज्वाइंटली एग्री करते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ने एग्री किया तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली एग्री कर रहा है, इंडिविजुअली ज्वाइंटली एग्री करते हैं कि जो भी प्रोक्योरमेंट ये कर रहे हैं वो एक तो रिलायबल सप्लायर से है, प्राइस की रीजनेबिलिटी है, स्पेसिफिकेशन क्लियर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्लियर है। तो ये सारी चीजों के बाद ये सर्टिफिकेट साइन करते हैं और तब जाकर जो है प्रोक्योरमेंट हम कर सकते हैं अगर कोई आइटम जैम पर अवेलेबल नहीं है तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। Now next question, in which of the following case a government servant is required to furnish security in the form of a fidelity bond? तो fidelity bond में हम किससे सिक्योरिटी लेते हैं वो आपको बताना है। अगेन ये हम पढ़ते हैं जीएफआर में ही, जनरल फाइनेंशियल रूल्स में ही हम इसको पढ़ते हैं जो हमारे जीएफआर 2017 है। तो इसमें ये पूछा गया है कि नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, 4 केसेस हैं, इसमें से आपको बताना है कि फिडेलिटी बॉन्ड हम किससे साइन करवाते हैं। 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक हम करते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड साइन और एक हम करते हैं फिडेलिटी बॉन्ड। सो फिडेलिटी बॉन्ड के बारे में पूछा गया है किससे साइन करते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फिडेलिटी बॉन्ड होता क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली हैंडलिंग कैश, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कैश हैंडल करता है तो उससे हम फिडेलिटी बॉन्ड लेते हैं। सेकंड, एक गवर्नमेंट सर्वेंट एंट्रस्ट विद द कस्टडी ऑफ स्टोर, जो कि स्टोर की कस्टडी है जिसके पास, उससे हम लेते हैं फिडेलिटी बॉन्ड। थर्ड, गवर्नमेंट सर्वेंट एंट्रस्टेड विद कस्टडी ऑफ स्टोर विद इन विच ओपिनियन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर नॉट कंसिडरेबल। गवर्नमेंट सर्वेंट स्टोर तो हैंडल कर रहा है लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको कंसिडर नहीं करे, उतना जो है हमारा लॉस हो या ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं है। फोर्थ है हमारा लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी स्टाफ। तो आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस जो ऊपर कोड हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ए एंड बी ओनली, सेकंड हमारा ए बी डी ओनली, थर्ड है हमारा बी सी डी ओनली एंड फोर्थ है हमारा ए बी सी ओनली। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। आप ऑप्शन देखो और उसके अकॉर्डिंग सर्च करके बताओ कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है यहाँ पर सही होगा। यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इससे पहले हम 2 टेस्ट और कर चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू, 2 टेस्ट हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। सो फिडेलिटी बॉन्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड 2 चीजें होती हैं हमारी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सिक्योरिटी बॉन्ड की, नाम से पता चल रहा है जैसे सिक्योरिटी हम कुछ अमाउंट लेते हैं, और फिडेलिटी बॉन्ड जो है हम लेते हैं जो एम्प्लॉय है उसके लिए। जो सिक्योरिटी बॉन्ड है एक तो जो कैश हैंडल कर रहा है उसकी सिक्योरिटी है, उससे सिक्योरिटी बॉन्ड लेते हैं। फिडेलिटी बॉन्ड लेते हैं हम एम्प्लॉय की वजह से कि अगर एम्प्लॉय जो है हमारा कोई कैश या कोई स्टोर या कोई भी ऐसी चीज हैंडल कर रहा है जो कि कॉस्टली है, जिसका फ्रॉड हो सकता है, तो एम्प्लॉय अगर कोई भी फ्रॉड कर दे अपनी पोस्ट पर रहते हुए तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लेते हैं फिडेलिटी बॉन्ड। तो फिडेलिटी बॉन्ड हम कब लेंगे, जब एम्प्लॉय कैश हैंडल करता है तब हम लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि जब कस्टडी ऑफ स्टोर है, ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट कस्टडी तो कर रहा है स्टोर की, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए वो उतना हाई वो नहीं है कि जिसमें फ्रॉड हो या उतना कॉस्टली आइटम नहीं है, तो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हमारा तो ट्रस्टी नहीं है, तो क्या फिडेलिटी बॉन्ड लेंगे, नहीं। अगर हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नहीं लगता कंसिडरेबल तो हम फिडेलिटी बॉन्ड नहीं लेते हैं। फोर्थ, लाइब्रेरियन स्टाफ, इससे भी हम फिडेलिटी बॉन्ड नहीं लेते हैं। इसी तरीके से जैसे कोई ड्राइवर है, कार ड्राइवर, उससे भी हम नहीं लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट जो है ऑप्शन वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, Consider the following statement in context of demand for grants. DFG शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ये भी अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे GFR से ही है, ग्रांट इन एंड लोन से, चैप्टर नंबर 9। तो आपको बताना है जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग, DFG के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही स्टेटमेंट बतानी है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है डिमांड फॉर ग्रांट रिप्रेजेंट द एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर फॉर विच वोट ऑफ लोकसभा इज रिक्वायर्ड। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है, बेसिकली जो भी आपका खर्च होने वाला है उसका एक एस्टिमेट है और जिसके लिए कि लोकसभा में वोटिंग जरूरी है। Second, one demand for grant is presented in respect of each ministry or department irrespective of size of ministry or department। कोई भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का कितना भी बड़ा साइज क्यों ना हो, हम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ग्रांट देंगे। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट एट 2 लेवल, और जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो 2 लेवल पर प्रेजेंट की जाती है। सो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, सेकंड हमारा बी एंड सी ओनली, सॉरी बी ओनली, थर्ड है हमारा बी एंड सी ओनली एंड फोर्थ है हमारा ए एंड बी ओनली। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है यहां पर सही है इन केस ऑफ डीएफजी डिमांड फॉर ग्रांट? सो स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे क्या कहता है कि जो डीएफजी है डिमांड फॉर ग्रांट, ग्रांट क्या होती है, जो भी आपको एक्सटर्नल एड मिल रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट, किसी भी पर्पस के लिए, आपके खर्च के लिए मिल सकते हैं। ग्रांट 2 तरीके से मिल सकती है, इन कैश भी मिल सकती है और इन काइंड भी मिल सकती है। यानी कि आपको जो भी आपका खर्च है उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी अमाउंट दे दी, या फिर वो प्रोडक्ट ही आपको दे दिया जिसके लिए आप ग्रांट ले रहे थे, वो भी हो सकता है। सो जो भी आपकी डिमांड फॉर ग्रांट है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली जो भी आपका खर्च होने वाला है उसके लिए वो ग्रांट दी जाती है उसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, और जिसके लिए कि लोकसभा में वोटिंग जरूरी है। 2 चीजें होते हैं, एक तो लोकसभा में डिस्कस करो फैसला हो जाएगा, या फिर वोटिंग जरूरी है। तो जब भी किसी को ग्रांट दी जाती है लोकसभा में वोटिंग होती है तभी मिलती है। सो वोट फॉर लोकसभा इज रिक्वायर्ड, तो यस वोटिंग के बाद ही मिलेगी ग्रांट। तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। Second statement, one demand for grant is presented in respect of each ministry department irrespective the size of ministry department। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का साइज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ग्रांट देते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। जितनी बड़ी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रांट उतनी ज्यादा दी जा सकती है, छोटी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो ग्रांट कम मिलेगी, राइट। थर्ड हमारा डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट एट 2 लेवल्स। यस, पार्लियामेंट में 2 सतर पर प्रस्तुत की जाती है डिमांड फॉर ग्रांट, फिर हम ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो फर्स्ट ए एंड सी करेक्ट है, बी हमारी गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए एंड सी ओनली। तो फर्स्ट ए एंड सी ओनली हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ रिव्यू कमेटी टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगेन हमारा जीएफआर से ही क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, जब भी वो कोई भी काम करवाती है रिगार्डिंग द वर्क, जो हमारा चैप्टर है उसमें अगर हम काम की बात करते हैं कि जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको रिव्यू किया जाता है, तो कितने प्रोजेक्ट की वैल्यू के बाद हम एक रिव्यू कमेटी बनाते हैं। कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि हमें एक रिव्यू कमेटी की जरूरत पड़ेगी? 50 करोड़ और अबव, 100 करोड़ एंड अबव, 75 करोड़ एंड अबव, और 150 करोड़ एंड अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? रिव्यू कमेटी हम कब बनाते हैं? इन टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। यू कैन कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। हम कब बनाते हैं? तो अगर आपने जीएफआर पढ़ा है तो यू नो द आंसर। हमारी जो रिव्यू कमेटी बनती है वो 100 करोड़ एंड अबव का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वहां पर हम रिव्यू कमेटी बनाते हैं। सो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर ए सर्टेन आइटम इज नॉट अवेलेबल ऑन जेम। ठीक है, अवेलेबल नहीं है जेम पर, तो प्रोक्योरमेंट में बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लोकल परचेज कमेटी। तो लोकल परचेज कमेटी के द्वारा जो है की रिकमेंडेशन के बेसिस पर हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। ड्यूली कंस्टिट्यूटेड बाय द एचओडी, जो कि कौन बनाता है? एचओडी बनाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड कॉस्टिंग, कितनी वैल्यू से ज्यादा का अगर हमारा प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर एलपीसी यानी कि लोकल परचेज कमेटी की मदद से हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं अगर जेम पर अवेलेबल नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था तो वहां पर हमने लिमिट पढ़ी थी, तो इसका आंसर आपको आसानी से आना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास अबव 75,000, अबव 1,25,000, अबव 25,000 और अबव 50,000। तो अभी हमने पढ़ा था अगर लेस देन 50,000 है तो हम इंडिविजुअल सर्टिफिकेट के बेसिस पर जो है हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, और अगर मोर देन 50,000 है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लोकल परचेज कमेटी की। तो राइट ऑप्शन
ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन है अबव 50,000। सो कई बार स्टेटमेंट आपकी घुमा फिरा के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज अ जर्नल रूल एंड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीओई बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी शैल बी इनवाइटेड फॉर टेंडर्स अप टू। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कहाँ से, जीटी से। जीटी पढ़ते हम एटी के तहत, और एटी हमारा कहाँ है, अगेन जो जीएफआर है हमारा, जीएफआर 2017, उसके चैप्टर नंबर हमारा 6 में आता है। सो जर्नल रूल के अकॉर्डिंग आप बिना किसी प्रायर अप्रूवल के, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के प्रायर अप्रूवल के बिना कितने अमाउंट तक के लिए आप जीटी का यूज कर सकते हैं। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी का यूज कब किया जाता है, बिना अप्रूवल के अकॉर्डिंग, तो कितना अमाउंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 100 करोड़, सेकंड ऑप्शन है हमारा 200 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 300 करोड़ एंड फोर्थ है हमारा 500 करोड़। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो जीटी की अगर हम बात करें तो जीटी हम यूज करते हैं फॉर मोर देन 200 करोड़। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन आएगा 200 करोड़। सेकंड ऑप्शन, मोर देन 200 करोड़ के लिए हम यूज करते हैं अगर आपको बाय चांस जीटी का यूज करना पड़ रहा है 200 करोड़ से कम के लिए, तो आपको अप्रूवल चाहिए किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल, फिर ही आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In respect of which of the following types of dental treatment obtained at government hospital recognized under CSMA rules, the expense incurred by the central government employee are reimbursable? क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, मेडिकल अटेंडेंस रूल से है, CSMA रूल से है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेंटल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि जब भी डेंटल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो कौन कौन से खर्च हैं जो एम्प्लॉय के यहाँ पर रिम्बर्सेबल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन, सेकंड है स्केलिंग एंड गम ट्रीटमेंट, थर्ड है रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड फोर्थ है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पायरिया। विच ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी ओनली, सेकंड बी सी डी ओनली, थर्ड है हमारा ए सी डी ओनली एंड फोर्थ है हमारा ए बी सी डी ओनली। विच ऑप्शंस आर करेक्ट है। डेंटल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग है हमारा, तो क्वेश्चन आते हैं कई बार, बट रेयर क्वेश्चन आते हैं ऐसे जहाँ से आपको सीधा पता होना चाहिए कि क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे सारे के सारे जो भी ट्रीटमेंट है वो सब कवर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ भी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी, स्केलिंग एंड गम ट्रीटमेंट एंड पायरिया ट्रीटमेंट भी। सो राइट ऑप्शन इज फोर्थ, ए बी सी डी ओनली। सो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following can be appointed as AMA? अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो CSMA रूल से है, मेडिकल अटेंडेंस रूल से। क्वेश्चन है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ AMA। AMA यानी कि जो हमारा ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है उसके बारे में है। A department of central government in respect of a class or classes of central government employee। आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस की अगर हम बात करें तो किसको हम AMA के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मेडिकल ऑफिसर अंडर द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्यरत है। सेकंड, मेडिकल ऑफिसर हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वो मेडिकल ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कार्यरत नहीं है। थर्ड, मेडिकल ऑफिसर इन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी, या फिर ऐसा मेडिकल ऑफिसर हो सकता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के तहत जो है एम्प्लॉय है। या फिर फोर्थ ऑप्शन प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कोई मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है एज ए AMA। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ANC ओनली, ABC ओनली, या फिर हमारा ACD ओनली, या फिर फोर्थ है हमारा ABCD ओनली। विच इज करेक्ट हियर, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर आपने CSM में पढ़ा है, वहां पर अगर आपने रूल नंबर 2 पढ़ा है तो वहीं पर डेफिनेशन में क्लियर हो जाता है कि कौन AMA हो सकता है। सो सबसे पहले तो AMA गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी हो सकता है जो कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। लेकिन अगर कोई डिजीज ऐसी है जिसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक डिजीज के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एम्पैनल किया होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं।
एएमए बेसिकली आपका मेडिकल ऑफिसर होता है। तो हु आर एम्प्लॉयड द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मेडिकल ऑफिसर होगा ऑब्वियसली वो हमारा कवर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी कवर होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में हो गया, यूटी में हो गया, कंटोनमेंट एरिया में होगा, लोकल गवर्नमेंट के तहत हो गया, सब कवर होते हैं, तो बी हमारा करेक्ट है। थर्ड की अगर हम बात करें एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और यूटी, तो अभी हमने डिस्कस किया जो भी स्टेट गवर्नमेंट यूटी का होगा वो भी हमारा यहाँ पर कवर होगा। फोर्थ, प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है उसका मेडिकल ऑफिसर भी हमारा एम में हो सकता है, तो चारों हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज फोर्थ वन, ए बी सी डी ओनली, राइट ऑप्शन इज फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which one of the following does not constitute a disability under the CSMA rules। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो CSMA रूल से है। इसमें क्या कहा गया है कि CSMA रूल के तहत जो है कौन सा डिसेबिलिटी नहीं है वो आपको बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि कौन सा डिसेबिलिटी नहीं है। फर्स्ट है हमारा लो विजन, सेकेंड है रीनल फेलियर, थर्ड है हमारा लेप्रोसी क्योर्ड, फोर्थ हमारा मेंटल रिटार्डेशन। सो डिसेबिलिटी मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, और ऐसे डिसेबिलिटी जो कि आपको आपके वर्क परफॉर्मेंस में अफेक्ट करे, जो आपको काम ना करने दे, ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी। सो इसमें से आपको कौन सा लगता है, विच ऑप्शंस आर करेक्ट है? सो फर्स्ट है हमारा लो विजन, लो विजन होगा तो ऑब्वियसली आपका काम इफेक्ट होगा, डिसेबिलिटी है। सेकंड रीनल फेलियर भी है, मेंटल रिटार्डेशन भी है, लेप्रेसी है, लेकिन लेप्रेसी के साथ में क्या दिया गया, क्योर्ड है, वो अब ठीक हो चुकी है तो अब अफेक्ट नहीं कर रही, तो वो हमारी डिसेबिलिटी अब नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड हियर। Which of the following is the competent authority to settle the medical claims of a serving government employees to treatment obtained in a private hospital recognized under CSMA rules involving payment exceeding 2 lakh as per prescribed rate list? अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो CSMA रूल से ही है, और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है जो कि रिकॉग्नाइज अंडर CSMA ही, लेकिन अमाउंट अगर 2 लाख से ज्यादा आती है तो कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस क्लेम को अप्रूव करेगी? HO, हेड ऑफ ऑफिस, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कंसर्न इन कंसल्टेशन विद देयर रिस्पेक्टिव FA, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर अप्रूव करेगी। फोर्थ है हमारा MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। विच ऑप्शन इज करेक्ट है? यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लेस देन 2 लाख तक की है तो हमारे पास अप्रूवल HOD करता है, HOD नहीं है तो HO करता है, बट अगर 2 लाख से ज्यादा है, मोर देन 2 लाख है, तो हमारे पास जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है वो अपने FA फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करती है और फिर पेमेंट करती है, फिर यहाँ पर हो पाता है ऐप का अप्रूवल। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। If an order of suspension has been reviewed by the competent authority and it is decided to extend the suspension, how much maximum period the suspension can be extended at a time? ये हमारा क्वेश्चन है CCA रूल से सस्पेंशन के बारे में, यानी कि रूल नंबर 10 से। ये क्या कहता है कि सस्पेंशन के केस में अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सस्पेंशन ऑर्डर को रिव्यू कर चुकी है और सस्पेंशन को एक्सटेंड करना जो है डिसाइड किया गया है, तो एक बार में मैक्सिमम कितने समय के लिए हम सस्पेंशन को बढ़ा सकते हैं? 180 डेज, 120 डेज, 90 डेज या फिर 60 डेज? विच ऑप्शन इज करेक्ट है? कितने दिन के लिए हम मैक्सिमम पीरियड के लिए बढ़ा सकते हैं? 180 दिन, 120 दिन, 90 दिन या फिर 60 दिन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो हम बढ़ा सकते हैं। जो पहला सस्पेंशन ऑर्डर होता है वो तो देखो 90 डेज का होता है। 90 डेज के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है कि बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, और अगर डिसाइड किया है कि सस्पेंशन बढ़ाना है, मैक्सिमम एक बार में हम कितना बढ़ा सकते हैं? 180 डेज बढ़ा सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ PFMS?
PFMS अगर आपने पढ़ा है तो हम GFR पढ़ते हैं और जो है उसके साथ पहले भी पढ़ते थे, लेकिन आजकल अगर आप सिलेबस में देखोगे अलग से आपको PFMS का टॉपिक दिया जाता है। PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत परफॉर्मेंस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा परफॉर्मेंस रिपोर्ट है? फर्स्ट है हमारा स्कीम वाइज स्टेट वाइज एजेंसी रजिस्ट्रेशन स्टेटस रिपोर्ट, सेकंड कंट्रोलर वाइज ग्रांट वाइज इंडिविजुअल ऑल स्कीम मंथली एक्सपेंडिचर प्लान स्कीम रिपोर्ट, थर्ड एजेंसी वाइज रिलीज स्कीम टाइप वाइज रिलीज रिपोर्ट, या फोर्थ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट लाइक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। विच ऑप्शंस आर करेक्ट है? आपको बताना है कि अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालनी है PFMS के तहत तो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या रहेगा मेथड? तो थोड़ा सा इसमें सोचो कि हमारा कौन कौन सा चीजें हो सकती हैं जहां से हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो जब भी आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालते हैं तो आपकी जैसे सेक्शन वाइज स्टेट वाइज एजेंसी रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट ये आप निकाल सकते हैं। इससे आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि स्कीम वाइज किसके पास कितना पैसा गया है, या स्टेट एजेंसी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कि किस स्कीम के साथ कितना पैसा गया है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। ठीक है, सो आज जो है इसका ऑप्शन जो है हमारा वो हमारा कितना है, वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसी तरीके से हम मॉक टेस्ट सीरीज में डिस्कस करते हैं। अगर आपने पहले वाली मॉक टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके की आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी जो आप इसके साथ, अगर आप ये टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहां पर अपडेट मिलती रहे। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। KVS, NVS, EMRS, UPSC सभी प्रिंसिपल के लिए एग्जाम के नोट्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है ये। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइव बैच रिकॉर्डेड बैच दोनों अवेलेबल है। इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे कोर्स का नाम, आपके पास कोर्स आ जाएंगे। रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास सभी अवेलेबल है, चाहे KVS, NVS, UPSC हमारे सबके लिए। और अगर हम कोर्स फीचर की बात करें तो आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। स्पेसिफिकली आपका एडमिन, फाइनेंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर सब कवर करते हैं हम। और मॉक टेस्ट सीरीज आपकी इसमें है, हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ आपको मिलते हैं और लाइव सेशन आपका जो है होता है इसमें, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो KVS की अगर हम बात करें तो जैसे रिकॉर्डेड, इसी तरीके से NVS, EMRS, UPSC सभी अवेलेबल है। और अगर हम लाइव बैच की बात करें तो लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है अभी। हम समर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है अभी 5 मई से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में इसकी क्लास टाइमिंग रहेगी 5 बजे 5 o'clock। इसके लिए अभी हमारे पास कूपन कोड चल रहा है समर, तो अगर अभी आप लेते हैं तो इसमें आपको 4000 रुपये का डिस्काउंट है टिल द 30 अप्रैल। तो ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं समर, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है मेरी एलिजिबिलिटी अभी नहीं है लेकिन मैं अभी से तैयारी करना चाहता हूँ, तो हमारे पास रिकॉर्डेड बैच टिल 7 years एग्जाम वैलिडिटी भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5th में आपको 2 years की वैलिडिटी मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है किसी एग्जाम को लेकर, कोर्स को लेकर या फिर नोट्स को लेकर, तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।